नमस्कार, राजकमल प्रकाशन समूह के इस विशेष बातचीत में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रतीक सिन्हा, ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर, संस्थापक। और आज हम इस विशेष बातचीत कोरोना संक्रमण के दौरान का मीडिया, फेक न्यूज़ और लोकतंत्र, इसके आसपास हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे पास आपकी तरफ से बहुत सारे सवाल आए हैं, जिसे कि हम इस बातचीत के आखिरी दौर में शामिल करेंगे। लेकिन प्रतीक, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और तकनीकी कारणों से हमने काफ़ी कोशिशें की और असफल रहे, और अंततः हम लोग बातचीत करने की स्थिति में हैं। तो राजकमल की तरफ से बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाला और हमसे बातचीत के लिए तैयार हुए। थैंक यू सो मच। प्रतीक, सबसे पहले तो ये कि फेक न्यूज़ को लेकर अब लोगों के बीच थोड़ी जागरूकता फैली है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जागरूकता फैलने के बावजूद उन्हें पता है कि ये खबर गलत है या फेक है, बावजूद उसकी प्रैक्टिस में मुझे कहीं से कोई कमी नहीं दिखाई देती है। और सबसे ज़्यादा अफ़सोस तब होता है, जिसे हम सो कॉल्ड वेल रेड, बहुत पढ़े-लिखे लोग कहते हैं, वो भी फेक न्यूज़ का फैलाने का काम करते हैं। ये इन सारी चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन पहला सवाल आपसे ये कि कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह का फेक न्यूज़ फैलाया गया, खासकर कारोबारी मीडिया की तरफ से, आईटी सेल की तरफ से, और सोशल मीडिया पर वो तेज़ी से फैला, उसका पैटर्न क्या वही था जो कि कोरोना संक्रमण के पहले का जो पैटर्न था फैलाने का फेक न्यूज़ का? अगर मैं दिल्ली के संदर्भ में बात करूँ, तो इससे पहले, ठीक कोरोना संक्रमण से पहले, दिल्ली में हिंसा हुई, और खास इलाके में, दिल्ली के पूर्वी इलाके में ये हिंसा हुई, कई लोगों की जानें गई। उसके पहले सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर लगातार विरोध जारी था। उस दौरान भी फेक न्यूज़ फैलाने का काम किया गया। क्या वो पैटर्न और अभी कोरोना के दौरान का जो पैटर्न है, एक ही है? तो जो कोरोना के दौरान का जो पैटर्न रहा वो अलग टाइम पे अलग रहा। जब शुरुआत में जब चाइना तक लिमिटेड था जो पैंडेमिक, तब मेनली जो मिस इन्फॉर्मेशन था, ये जो रूमर्स थी, वो चाइना स्टेट के खिलाफ था, यानी चाइना स्टेट को टारगेट करते हुए था। तो जैसे कि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जहां देख सकता है कि तीन जो चाइनीज पुलिसमैन वो अपने गन्स लोड कर रहे हैं और बाद में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर चलते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट फ्रेम में दिखता है कि कोई जमीन पे बैठ के एक औरत रो रही है, और नेक्स्ट फ्रेम में दिखता है कि दो लड़के फुटपाथ पे पड़े हुए हैं और लग रहा है कि मर गए हैं। तो इस मैसेज के साथ शेयर किया गया था ये कि चाइना में पुलिसमैन जो भी कोविड पॉजिटिव होते हैं उनको शूट डाउन कर दे रहे हैं, और 25,000 लोगों को मार दिया गया है। तो वैसा अलग अलग टाइप का मिस इन्फॉर्मेशन पहले शुरू हुआ जब जब जो पैंडेमिक चाइना तक लिमिटेड था, जब पैंडेमिक नहीं हुआ था। जब पैंडेमिक कब हुआ, बाद में जैसे इंडिया में आने लगा, तो हर अलग अलग टाइप की जो हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक मिस इन्फॉर्मेशन है, वो शुरू हुई। वो शुरू तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने की थी। आयुष मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया था, जहां बोला था कि आर्सेनिक एल्बम 30 बोल के एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, आप उसको दिन में 6 बार लीजिएगा तो आपको कोरोना नहीं होगा। कि ये एक प्रिवेंटिव मेडिकेशन, एक प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन है, जो बिल्कुल गलत था। और बाद में उसी लाइन में ऐसे काफी अलग चीजें इंडिया में सोशल मीडिया पे शेयर की गई कि अब ये लोगे तो आपको कोरोना नहीं होगा, वो लोगे तो कोरोना नहीं होगा, ये लोगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो वो सब वो एक बहुत बड़ा अभी भी चल रहा है। कल ही हम लोगों ने ये आर्सेनिक एल्बम का रीपोस्ट किया है, क्योंकि किसी एक फार्मेसी ने बोला है कि आयुष मिनिस्ट्री बोला, इसलिए हम लोग ये एडवर्टाइज कर रहे हैं, और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई है। यानी इस यहाँ तक प्रॉब्लम है कि एक बार जो गवर्नमेंट एजेंसी अगर मिस इन्फॉर्मेशन डाल दे, तो बाद में किसी को हिचकिचाहट नहीं होती कि गवर्नमेंट ने दिया, हम लोग भी आगे कर देते हैं इसे, क्योंकि एट द एंड उन लोगों को एक प्रोडक्ट सेल करना है, और गवर्नमेंट का एंडोर्समेंट आ गया तो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शुरुआती दौर में जहां स्वास्थ्य से जुड़े हुए, कोरोना से जुड़े हुए बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल चीजें आनी चाहिए थी, वो सरकारी एजेंसी की तरफ से वहीं से फेक न्यूज की शुरुआत हो जाती है। हाँ, वहीं सबसे पहले आयुष मिनिस्ट्री शुरुआत होती है, बाद में वो लोग उसको ज्यादा नहीं करते, मगर तब तक ऑलरेडी हर स्टेट तक सर्कुलर पहुंच चुका है। स्टेट वाले वही बोल रहे हैं कि ये लेना चाहिए। बाद में तो और बाद में ये जो अलग अलग चीजें हुई जो होनी नहीं चाहिए थी, जैसे कि बोला गया कि
आप थाली बजाओगे तो वायरस मर जाएगा, या ये बजाओगे, बट उससे उससे ज्यादा डेंजरस था जो घर के नुस्खे थे, जो कि आप जिंजर गार्लिक लोगे तो कोरोना नहीं होगा, आप हॉट वाटर के साथ नींबू, गर्म पानी के साथ नींबू लोगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो ये सब बातें बहुत शेयर हुई। और एक एक चीज हम लोग क्योंकि इंडिया में इतना पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसके शिकार है, हम लोग एक्चुअली मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन पे इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसका भी उतना ही प्रॉब्लम होता है कि क्योंकि लोगों के दिमाग में हो जाता है कि ठीक है नहीं होगा, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है, और दैट इज द मोस्ट डेंजरस ड्यूरिंग पैंडेमिक। और ये पहले भी हुआ है जब आयुष मिनिस्ट्री ने गलत गलत जानकारियां दी है। ऑल्ट न्यूज का एक पूरा एक विभाग है, ऑल्ट न्यूज साइंस बोलते हैं, और हम लोग उसमें यही कवर करते हैं कि कैसे आयुष मिनिस्ट्री ने अलग अलग ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए, जैसे एक डायबिटीज की एक ड्रग्स प्रिस्क्राइब की है जिसका कोई रिसर्च में देखा नहीं गया कि उसका कोई इम्पैक्ट होता है, ये सब। तो ये अलग अलग चीजें। एनीवे, कमिंग बैक टू कोरोना, तो हाँ प्रतीक, इसमें मैं एक सवाल छोटा सा जोड़ देना चाहता हूँ कि आयुष भी या स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार भी ये सब करता है, तो उसमें भी पैनलिस्ट होते होंगे ना, उसमें भी एक्सपर्ट होते होंगे, उनसे राय ली जाती होगी। दूसरी तरफ आप जब इसका फिल्ट्रेशन करते हैं और ये पता करते हैं कि ये फेक न्यूज है या फेक कंटेंट है, तो आप भी एक्सपर्ट से राय लेते होंगे। तो दोनों तो एक्सपर्ट से माने सलाह लेके बातचीत करके ही ये काम करते होंगे। तो ऐसा कैसे संभव है कि आयुष की तरफ से जो चीजें आई वो फेक हो गई और आपने उसको फिल्टर करके निकाल लिया? नहीं, मगर एक्सपर्ट का मतलब किस चीज के एक्सपर्ट? देखिए, आपका अगर गवर्नेंस इस बात पे सॉर्ट ऑफ सराउंडेड हो कि आपको एक कल्चरल, जो इंडिया का एक कल्चरल हिस्ट्री है वो आगे बढ़ाना है और वो सामने रखना है, चाहे वो साइंटिफिक हो या ना हो। बिल्कुल। मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक कंट्री का कल्चरल हिस्ट्री, एक कंट्री का हेरिटेज प्रिजर्व करना चाहिए, मैं उस बात में बिल्कुल मानता हूं। मगर कंट्री के हिस्ट्री और कल्चर में कुछ कुछ चीज सही होती है, कुछ चीज सही नहीं होती है। अभी जर्मनी में अगर उन लोग को सेव करना है तो वो लोग नाजी जो था, यानी जो हिटलर का समय था, उस पे वो लोग नहीं फोकस करेंगे, उससे वो लोग सीख लेंगे कि ये नहीं होना चाहिए वापस। मगर अलग अलग जैसे तो वही है कि एक जो इंडिया के कल्चरल हिस्ट्री में कुछ कुछ चीज सही थी, कुछ चीज नहीं थी। जैसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था, दैट वाज वन इन यू नो अ मूवमेंट व्हिच वाज नॉट सीन कहीं भी, और ऐसे बहुत कम ऐसे मूवमेंट्स देखे गए थे। तो आपको क्या आगे बढ़ाना है, वही है। तो ये मायने रखता है। तो इसमें तो अभी जैसे होम्योपैथी आप ले लीजिए, वो यूके के जो मेडिकल सिस्टम, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वहाँ बोल दिया गया है कि होम्योपैथी को वो लोग फंड नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में सेम है। तो दुनिया में हर जगह एविडेंस के बेस पे बोला जा रहा है कि होम्योपैथी नहीं काम करता है, होम्योपैथी एक प्लेसिबो ड्रग है। तो मगर इंडिया में क्योंकि ये पूरा एक मिनिस्ट्री, और ये आयुष मिनिस्ट्री का यानी पहले ही था, कांग्रेस का टाइम ही था, तब डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष था, उसको मिनिस्ट्री में बदल दिया गया, यानी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया 2014 के बाद में। और अभी तो ये लोग बीच में तो ये भी बात कर रहे थे कि आयुष के जो डॉक्टर है वो एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे एक ब्रिज कोर्स करके। तो यहां तक बात आ चुकी है। तो इसमें ये नहीं है कि एक्सपर्ट किस तरह के, अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं बोल रही है कि जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन है वो हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल रहे, काफी उसका काम संभाल रहे, वो नहीं बोल रहे कि ये गर्म पानी पिए या फिर तुलसी काढ़ा है, जो भी है घरेलू उपचार करें, वो नहीं ऐसा कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। हाँ, ये आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहा है। तो और उसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से फिल्ट्रेशन होना चाहिए। ये एक्चुअली कि ऑल्ट न्यूज जैसी संस्था या और किसी को ये फिल्ट्रेशन करना पड़ रहा है पैंडेमिक के टाइम पे, वो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कि ये तो गवर्नमेंट की तरफ से फिल्ट्रेशन होना चाहिए था कि ये जो किसी देश में नहीं बोला जा रहा। अभी इतना आसान होता अगर काढ़ा पीने से, गर्म पानी पीने से अगर रुक जाता, तो देश में पूरे वर्ल्ड में 7-8 मिलियन कोरोना के केसेस नहीं होते। तो ये भी समझने की बात है ना। तो वही प्रॉब्लम है। बट कमिंग बैक टू द इशू, तो वो पूरा एक दौर चला, वो अभी भी चल रहा है हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन का, जहां अलग अलग चीजें कही गई। उसके बाद में और 22
22 मार्च को मार्च, हाँ 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ और जी 24 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ। जी और उसके बाद में जो देखा गया कि एक वो इतना एक 4 घंटे का जो नोटिस देके लॉकडाउन अनाउंस किया, उसके लिए एक बड़ा केओस हो गया पूरे सिस्टम में, जहां माइग्रेंट वर्कर्स को नहीं पता भी आप वहां से चलते आज तक माइग्रेंट वर्कर्स का इशू चले जा रहा है। 2 महीना हो गया, आज 20th मई हो गया और आज तक वो इशू चले जा रहा है। तो पूरा एक केओस हो गया। सब लोग यानी शॉपिंग मॉल्स में चले गए खरीदने के लिए कि 4 घंटे का समय दिया है सिर्फ लॉकडाउन का। और तो ये पूरा केओस हो गया और उसमें दिखा कि शायद गवर्नमेंट इज लूजिंग द ग्रिप ऑन द इशू। अभी उसके बाद में क्या होता है कि 31 मार्च को ये तबलीगी जमात का इशू मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाता हाईलाइट हो जाता है। है। अभी इशू क्या था? इशू बहुत सीरियस इशू था। इशू ये था कि निजामुद्दीन मरकज, जो एक तबलीगी जमात का रिलीजियस सीट कहा जाता है, वहाँ कोई बंगले वाली मस्जिद है, मैं निजामुद्दीन में गया हूँ कभी, देखा है मैंने वो बिल्डिंग। तो उधर वो लोग उन लोग का एक एनुअल कॉन्ग्रेगेशन था, जो जहाँ देश अलग अलग देश से रिप्रेजेंटेटिव आने वाले थे तबलीगी जमात के, और एक एनुअल कॉन्ग्रेगेशन था जो कुछ दिन चलने वाला था। अभी ये समय ऐसा था जबकि पैंडेमिक लगभग पूरे 180 देशों में फैल चुका है, यानी लगभग पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। और तब एक आप ऐसा इंटरनेशनल कॉन्ग्रेगेशन रख रहे हैं, तो पहली ही जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की होती है कि उन्होंने सोचा कि ये क्यों नहीं कि जब ये इतना बड़ा इशू हो गया है तो आप एक ऐसा इंटरनेशनल कॉन्ग्रेगेशन कैसे रख सकते हैं। रख सकते हैं, सही बात। और दूसरी जिम्मेदारी ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन की होती है कि उन्होंने परमिशन कैसे दी। जैसे मुंबई में भी ऐसा एक पैरेलल तबलीगी जमात का कांग्रेगेशन होना था जिसकी परमिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी थी, तो वहां वो लोग नहीं कर पाए थे। जबकि दिल्ली में जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री उन्होंने इन लोगों को परमिशन दी। वो होम मिनिस्ट्री या दिल्ली गवर्नमेंट है शायद, या उन लोग का ज्वाइंट परमिशन मुझे नहीं पता, मगर जो भी रिस्पॉन्सिबल था एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने इन लोगों को परमिशन दी। तो दो जगह का इशू होता है। मगर होता क्या है कि फोकस, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में जो होता आया है कुछ पिछले कुछ सालों से, स्पेशली ये जो गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी रही है कि जब भी गवर्नेंस उन लोग का स्लिप होता जाए तो इशू को भटका देना चाहिए, कि इशू को भटका देते हैं। तो तब क्या हुआ कि सब मेन स्ट्रीम मीडिया जो, और काफी गवर्नमेंट they are the voice of the government, a lot of these organizations, तो वो लोग 24 घंटा ये तबलीगी जमात का चलाने लगे। और उससे क्या हुआ कि वो तबलीगी जमात तक सीमित नहीं रहा, उससे और उसके साथ एक सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन शुरू हो गया, जिससे पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू हुआ। तो जैसे कि वो लोग जानबूझ के फैला रहे, और तो उसमें काफी वीडियोस वायरल किए गए। जैसे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ यंग मुस्लिम लड़के जमीन पे बैठे और चम्मच और थाली चाट रहे हैं। और ये वीडियो के साथ ये क्लेम किया गया कि ये जानबूझ के ये लोग इन्फेक्शन फैला रहे हैं, जबकि ये वीडियो कम से कम 2 साल पुराना था। कोई कोरोना के साथ कोई लेना देना नहीं है। और ये बोहरा मुस्लिम्स जो एक और एक सेक्ट होता है मुस्लिम्स का, वहां एक एक्सट्रीम प्रैक्टिस है कि कुछ खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो किसी इवेंट के बाद में बोला होगा ये लड़कों को कि आप ये कीजिए, और वो लोग कर रहे थे, उसका वीडियो लिया था। तो वो काफी दिनों से वायरल है, मगर अभी इस नैरेटिव से वायरल होने लगा कि ये जानबूझ के कोरोना फैला रहे हैं। और एक वीडियो वायरल हुआ बहुत कि वो वीडियो किसी एक मस्जिद के अंदर का था। हम लोग लोकेट नहीं कर पाए कि कौन से देश का था, मगर किसी मस्जिद के अंदर या किसी एक क्या बोलते हैं जहाँ कब्र होती है, क्या बोलते हैं, दरगाह। हाँ, तो दरगाह के अंदर कहीं 30-40 मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, और वो लोग एक सिंक्रोनसली एक मोशन कर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, और एक आवाज आ रही है उनके मुंह से। तो बोला गया कि ये लोग छींक रहे हैं कोरोना फैलाने के लिए। अभी लोग ऐसी बात को मान कैसे लेते हैं वो समझना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप 2 मिनट भी सोचो तो इवन 2 आदमी एक दूसरे की छींक टाइम नहीं कर सकता साथ में।
कि मैं बोलूं कि मैं छींकूंगा तू भी छींक, ऐसा कभी होता थोड़ी है। यानी कभी भी दो, यानी छींक एक ऐसा इनवॉलंटरी एक्सरसाइज है कि आप टाइम नहीं कर सकते। और इधर बोले कि 40 लोग साथ में छींक रहे हैं, और ये क्योंकि कोरोना फैला रहे हैं, और वो भी एक बंद कमरे में छींक के कैसे कोरोना फैलाएंगे वो लोग। तो मगर ऑफ कोर्स, तो वी कैन, हम लोग इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में के बारे में बात कर सकते हैं कि ये कैसे फैलता है, क्यों लोगों की रैशनैलिटी बिल्कुल नम हो जाती है, क्यों लोग सोचना बंद कर देते हैं। मगर ये एक दौर चला बिल्कुल एंटी मुस्लिम मिस इन्फॉर्मेशन का, जहां मुस्लिम फ्रूट वेंडर्स को टारगेट किया गया, काफी लोगों को टारगेट किया गया, और बाद में मुस्लिम फ्रूट वेंडर्स पे अटैक भी हुए हैं। कई वीडियो आए जिसमें कहा गया कि आधार कार्ड दिखाओ। दिल्ली में भी ये घटना हुई, दिल्ली और में हुई कि आधार कार्ड दिखाने के बाद नाम और बाकी उनके डिटेल्स लिए गए, और कई जगहों पर पोस्टर्स इस तरह से देखे गए कि आप अगर मुस्लिम है या मुस्लिम समाज से आते हैं तो आप उनको एंट्री ना दी जाए। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर काफी सामने आई हैं। और एक चीज हुआ इस टाइम पे कि जो रिलीजियस हेड्स थे, वो लोग को ये एक अपॉर्चुनिटी लगा कि इसमें हम लोग का बिजनेस बढ़ सकता है। तो उसमें हुआ क्या कि या उसको बिजनेस बोलो या इन्फ्लुएंस बोलो या जो भी बोलो, कि ये बढ़ सकता है। तो जैसे बंगाल में कुछ मुस्लिम प्रीचर्स थे, मैंने उनका वीडियो, मैं बंगाली समझता हूँ, तो उनके मैंने वीडियो देखे थे 30-30 मिनट के, बहुत इफेक्टिव ओरेटरी, मगर पूरा लेस्ड विथ हेट एंड मिस इन्फॉर्मेशन। तो वहां क्या बोला जा रहा है, ये मैं एक चीज का उदाहरण दूंगा कि एक प्रीचर थे मुस्लिम, बंगाली में बात कर रहे थे। वो शुरू करते हैं कि चाइना में जो आप फिगर्स देख रहे हैं कि कुछ हजार लोग मरे हैं, वो बिल्कुल गलत है, मीडिया को नहीं बता रही। एक्चुअली लाखों लाखों लोग मर गए हैं, और पूरे के पूरे गांव और टाउन्स खाली हो गए हैं। ये आपको मीडिया नहीं बता रही, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि चाइना ने उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर जो अत्याचार किया, और बाद में कुरान और मस्जिद बैन कर दी, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन है कुरान मस्जिद बैन करने में। बट वो हुआ इसलिए ये अल्लाह का कहर है चाइना के ऊपर, और इसलिए चाइना में इतने लोग मर रहे हैं। और पते की ये बात है कि एक भी मुस्लिम समुदाय का लोग चाइना में मुस्लिम समुदाय के कोई भी चाइना में नहीं मरे हैं। और जब चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने ये देखा, तो उन्होंने खुद मस्जिद खुलवाई, और मस्जिद में जाके खड़े हो गए, बाने सब चाइनीज लोग खड़े हो गए। अल्लाह ने उनको बिना किसी दवाई से उनको ठीक कर दिया। ये मैंने 30 मिनट का स्पीच है, मैं बिल्कुल छोटे बता रहा हूँ। तो ये जो एक मिस इन्फॉर्मेशन कि किसी गॉड के लिए ये हुआ है, वो भी शेयर की गई। और उससे क्या हुआ कि काफी जो यंग मुस्लिम लड़के हैं, यंग मुस्लिम नौजवान हैं, वो लोग ने ये चीज को इंटरनलाइज कर दिया। तो उससे 2-3 प्रॉब्लम हुआ। जैसे एक वीडियो नागपुर से निकला, जहां एक मुस्लिम समुदाय का एक इंसान वो टिकटॉक वीडियो बना रहा था। टिकटॉक इज अनदर प्रॉब्लम ऑल टुगेदर, बट वो एक टिकटॉक वीडियो बना रहा था, और टिकटॉक वीडियो में उसने क्या किया, करेंसी नोट लिया और अपने नाक पे ऐसे रब किया, और बोला कि ये तो अल्लाह का अजाब है, ऐसा कुछ बोला। हाँ, और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, इन्हें लाखों लोगों ने देखा। उसके बाद में क्या होने लगा कि कहीं भी करेंसी नोट गिरता था। हम लोगों ने उसके बाद में 4 ऐसी स्टोरी की है। इधर सूरत के पास एक जगह है नवसारी, वहां एक मुस्लिम समुदाय का एक इंसान वो स्कूटर पे आता है, उसका हाथ पैरालाइज्ड है, तो हाथ से भूल से करेंसी गिर जाती है। नोट किसी से भी गिरती है, हम लोग सबसे गिरती है, पैसा गिरना कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल। मगर करेंसी गिर जाती है, और उसका वीडियो सीसीटीवी वीडियो वायरल हो जाता है। उसको पुलिस पकड़ती है, मानो वो दिखाता है कि देखो मेरा ऑपरेशन हुआ हाथ में, मेरी उंगलियां नहीं चलती है, मैं ग्रिप नहीं है। स्कूटर चला सकता हूँ क्योंकि स्कूटर में अलग मसल्स यूज होते हैं, मगर जो कुछ चीज को पकड़ना हो उसकी ग्रिप नहीं है मेरे पास, तो इसलिए गिर गया भूल से। और एक हुआ कि चंडीगढ़ में एक लेबरर, उसके हाथ से 10 रुपए का नोट गिरा, पुलिस आ गई, पीपी किट पहना, उसको टेस्ट करने के लिए भेज दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ कि उसने 500 2000 की नोट गिरा दी थूक के।
कि वायरस स्प्रेड करने लग के, उसके पास केवल 40 रुपए थे। वैसे और 2 एग्जांपल्स है। तो ये जो एक चीजें जो वायरल होती है और लोगों में उसका, तो देखिए बेसिक इशू ये है ये सब में कि जब लोग मिस इन्फॉर्मेशन रूमर्स के लिए जब वो लोग मानते हैं, क्योंकि एक बेसिक बायस होता है, वो बायस अलग रीजन पहले के से लिए। है, भीतर है पहले से, और उसको हाँ, एक तरह से और फर्टाइल जोन मिल जाता है इस तरह से हाँ। करने से, हैं? और स्पेशली जब हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां इंग्लिश में जो बोलते हैं ना कि वी कांट सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बिल्कुल। कि क्या होने वाला है, कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक, कोई इलाज नहीं है, हम लोग को जी। नहीं पता कि ये इशू कब तक जाने वाला है। तो एक सबके अंदर एक डर का माहौल है, पूरे दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में एक डर का माहौल है। तो वो जो जी। एक इमोशनल स्टेट, हम लोग एक हायर इमोशनल स्टेट में हो जाते हैं, तो ग्रेटर चांस होता है कि हम लोग कुछ भी बिलीव कर लेंगे। तो जैसे ये जो हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन वायरल हुआ, इसलिए क्योंकि कोई उपाय नहीं दिख रहा, तो कोई भी बोल रहा है कि देखिए ये करिए तो ठीक हो जाएगा, ये करिए तो ठीक हो जाएगा, इसलिए क्योंकि एक डर है अंदर। अ, हम्म। और इंडिया में तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था, पूरे वर्ल्ड में WHO ने भी बोला है, दिस इज नॉट जस्ट अ पैंडेमिक, इट इज एन इन्फोडेमिक, यानी एक हम्म। इंफॉर्मेशन, जो एक इंफॉर्मेशन केओस हुआ, इट इज एन इन्फोडेमिक। हम्म। लेकिन इंडिया में इसका खाली हेल्थ मिस, पूरे बाकी जगह तो यूजुअली खाली हेल्थ और वो सब मिस इन्फॉर्मेशन तक लिमिटेड था। हम्म। इंडिया में इसको कम्युनलाइज भी किया, तो एक फियर का फैक्टर था और बाद में एक हेट का फैक्टर भी आ गया कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो और उनको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो कि वो लोग जानबूझकर ये इन्फेक्शन को फैला रहे हैं। तो इट वाज अ डबल वैमी इंडिया में। तो प्रतीक, इसमें एक चीज मैं ये जोड़ना चाहूंगा, बल्कि आपसे जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर जब सारी ये चीजें चल रही थी, इस तरह के जो फेक कंटेंट है या जो पूरा एक एम्बियंस बनाया गया, उसमें आप मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड, जैसे हम लोग कारोबारी मीडिया कहते हैं, उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? आप जैसे थूकने वाली जो बात कह रहे हैं, छींकने वाली बात कर रहे हैं, इन सारे विजुअल्स को मैंने टेलीविजन चैनलों पर भी देखा है, और बाकायदा वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट और रिपोर्टर जाकर देख रहे हैं, और बावजूद वो जो पूरा माहौल बना वो यही बनकर निकल कर आया, उसका असर कि छींकने और थूकने से इस तरह से तबलीगी जमात के लोग कर रहे हैं। तो आप मेन स्ट्रीम की इस पूरी भूमिका को, फेक न्यूज को इस संक्रमण के दौरान में कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? थोड़ा इस पर आप बात करेंगे? देखिए, तबलीगी जमात में एक दो वीडियो आए हैं जहां दे हैव मिसबिहेव्ड, उसमें कोई दे हैव मिसबिहेव्ड, बट क्वेश्चन है कि उस पे कितना फोकस होना चाहिए। उस पे इतना मेन स्ट्रीम मीडिया का प्रॉब्लम है कि वो लोगों को दे लुक फॉर थिंग्स कि आज कुछ मिल जाए जिससे हम लोग को गवर्नमेंट को क्वेश्चन ना करना पड़े। अभी इतने कि एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट ने मिसबिहेव किया, वो ज्यादा बड़ी न्यूज है, या जो इतने लाखों लोग सड़क पे है, माइग्रेंट वर्कर सड़क पे है, वो ज्यादा बड़ी न्यूज है। तो ऐसा नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया सब समय, मेन स्ट्रीम मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है। उन लोग जो वो जो मीडिया एक बहुत पावरफुल, हम लोग सब जानते हैं कितना पावरफुल टूल है, और मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रीच है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि क्या दिखाना चाहिए। मगर अगर सही की न्यूज़ दिखाएंगे तो उसका मतलब होगा कि रूलिंग गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना, या उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको एक्सपोज करना। तो अभी जैसे आप कल देखिए, कल आफरीदी ने कुछ पाकिस्तान में बोल दिया और जी। वो चलाए जा रहे हैं। अभी आफरीदी ने पाकिस्तान में बोल दिया, उसका इंडिया से क्या लेना देना है? यानी इंडिया में जो अभी हम, वो ज्यादा बड़ा इशू है इंडिया में, या इंडिया में कल 2 एक्सीडेंट्स हुए जहां मल्टीपल माइग्रेंट वर्कर्स मारे गए, वो ज्यादा ज्यादा बड़ा इशू है? आफरीदी के बोलने से कोई इंडिया और कश्मीर का कोई सिचुएशन चेंज नहीं होने वाला। तो वही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो फोकस करती है जिस चीजों पे, वो भटकाने के लिए करती है, और वो नेसेसरी नहीं है कि मिस इन्फॉर्मेशन है, बट प्रोपेगेंडा है।
बिल्कुल, सही कह रहे हैं। लेकिन मैं प्रतीक ये देख रहा हूँ, आप मैं माइग्रेंट की जो और श्रमिक की जो हम बात कर रहे हैं, विस्थापित लोगों को, तो मैंने ये देखा कि जब तब्लीगी का मुद्दा शांत हुआ, और मैं टीवी के हवाले से, न्यूज़ चैनलों के हवाले से कह रहा हूँ, कि जब तब्लीगी जमात का मामला थोड़ा ठंडा पड़ा, यानी वो जो कम्युनिटी को लेकर के एक जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम हो रहा था, वो अब क्लास की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं कल देश के जो सबसे तेज कहे जाने वाले चैनल है, उसको मैं देख रहा था, और उसकी जो बुलेटिन खुलती है 9 बजे, उस शुरू के 10 खबर जो है वो माइग्रेंट और श्रमिक पर है, माने 10 से ज्यादा है, लेकिन वो शुरू के जो 10 खबर है, वो उसको एक नकारात्मक छवि बनाने की, यानी नेगेटिव उसका पूरा एस्पेक्ट बनाने की, और जिससे कि लगे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को आने वाले समय में जो दिक्कत होगी, उसकी बड़ी वजह ये श्रमिक होंगे, ये माइग्रेंट्स होंगे, क्योंकि ये सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं, और पूरे जो है सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप जब पूरे इस फिल्ट्रेशन को देख रहे हैं, तो आप थोड़ा हमें ये बताएं, हमारे श्रोताओं को, कि क्या श्रमिकों को लेकर, माइग्रेंट को लेकर भी फेक न्यूज फैलाने का काम हुआ इस दौरान, या उनकी उनकी एक नेगेटिव इमेज बनाने का काम किया गया कि ये जबरदस्ती का हुआ हंगामा कर रहे हैं, इस तरह की जरूरत इनको नहीं थी? नहीं, डेलिब्रेट जैसा तबलीगी जमात के अराउंड जैसा डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन था वैसा तो नहीं है, मगर हाँ, यहाँ तो एक क्लास डिफरेंस ही है। हम लोग एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ सिर्फ रिलीजियस गेटोस नहीं बने कि हिंदू एक एरिया में रहते, मुसलमान एक एरिया में रहते। हम लोग के एक इकोनॉमिक गेटोस भी है कि 2 बेडरूम वाले एक फ्लैट में रहते, 3 बेडरूम वाले तीसरे फ्लैट में रहते, 4 बेडरूम बिल्कुल। वाले। तो एक इकोनॉमिक घेटो भी बन गया है जहां हम लोग जो एक इकोनॉमिक क्लास दूसरे इकोनॉमिक क्लास को बिल्कुल नहीं पहचानता। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं कि ये हो रहा है, जैसे एक एंकर ने शायद कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर ने फेसबुक पे लिख दिया कि जो लोग जिन लोग की जमीन है और वो लोग सिटी में काम करने आ रहे हैं, उन लोग से जमीन जमीन छीन लेनी चाहिए। जब हाँ, जब लोग ये और इनका लंबे समय तक बिजनेस बीट है, और मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं। देश के हाँ बहुत ही बेहतरीन संस्थान से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, जिनकी आप हाँ चर्चा कर रहे हैं। जी। हाँ, तो वो एक और तो ऐसी एक क्लास डिफरेंस हो गया है जहां एक क्लास दूसरे क्लास को समझता नहीं है। मिडिल क्लास जो लोअर इकोनॉमिक क्लास को बिल्कुल समझता नहीं है, तो उसमें तो गलत छवि, मिस इन्फॉर्मेशन पेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अ, एक अलग ही नजरिए से देखते हैं, एक एलिटिस्ट नजरिए से इन लोग को देखते हैं। बल्कि तो मैंने देखा कि 2-3 संपादकों ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि इनके पास जो है वो जब बीच में एक प्रसंग ये भी आया ना प्रतीक, जब वाइन शॉप खुल गए, है ना? जब शराब के ठेके खुल गए और उसमें जो भीड़ लगी, हम्म, 1.5 2 किलोमीटर तक लोगों ने दिखाया, बताया कि पंक्ति में लोग खड़े थे। तो उसमें कई मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने, संपादकों ने, यहाँ तक कि ट्वीट करके बताया, लिखा कि इनके पास शराब पीने का पैसा है, और रेलवे का या बस का किराया भाड़ा नहीं है। तो आप जो बात कह रहे हैं, क्लास डिवीजन का करने का काम तो किया ही, माने इन मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाया, लेकिन एक नेगेटिव इमेज बिल्डिंग का काम किया, ये हम कह ही सकते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। जी जी। प्रतीक, अब हम 2-3 और सवाल रखना चाहेंगे, और इसमें एक सवाल ये कि इन तमाम चीजों के दौरान दो बड़ी घटना में मीडिया के सिरे से देख रहा हूं। एक, कि देश के एक बड़े प्रोमिनेंट चैनल के एडिटर इन चीफ पर एफआईआर दर्ज हुआ, और फिर देश में अलग अलग इलाके में उन पर एफआईआर दर्ज हुआ, और उस पूरे मामले को बाद में मुंबई शिफ्ट किया गया। और कल की खबर में यह कहा गया कि उनकी अपील थी कि सुप्रीम कोर्ट से, कि वो अब उनके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो वो प्रसंग क्या था, जरा हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि कैसे एक चैनल का जो एडिटर है, प्राइम टाइम का वो एंकर है, बल्कि वो चैनल का एक तरह से सर्वे सर्वा है, और उस पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगता है, और वो प्रसंग क्या था, क्या मामला था वो? तो उसमें तो ये हुआ था कि बांद्रा में दो चीज थी। और इसके पहले मैं एक दो चीज कहना चाहूंगा। दो घटना जरूर। हुई थी अभी। जी। एक तो बांद्रा में जो माइग्रेंट वर्कर्स आ गए थे, वहाँ एक चैनल ने एक मिस इन्फॉर्मेशन नहीं कहूंगा, मगर ऐसे तरह से इन्फॉर्मेशन दिया था कि लोग कंफ्यूज हो गए। जी। उन लोग और कि उन लोग ऐसा लगा कि ट्रेन चालू होने वाली है उन लोग को घर ले जाने के लिए। तो जी। काफी लोग बांद्रा ईस्ट में आ गए थे।
और वहीं अपेरेंटली एक मॉस्क था। तो सब लोग एज यूजुअल होता है कि ये मॉस्क के लिए आए, जबकि वो बिल्कुल गलत था। तो उस इशू को कम्युनलाइज किया गया था, काफी चैनल से कम्युनलाइज किया। दूसरा इशू हुआ था पालघर का। पालघर में एक पहले से एक रूमर चल रहा था कि कुछ जो रॉबर्स है वो आने वाले हैं, चोरी चोरी करने आने वाले हैं। और तो उन लोगों ने एक लुकआउट ऐसा पार्टी बना के रखा था पालघर में। और बाद में ये जो दो साधु आए, उनके ऊपर इनको शक शक गया और इनको मार दिया गया। अभी मैं एक मिनट बताना चाहूंगा कि ये एग्जैक्टली जो जो बच्चा चोरी की जो रूमर्स थे और उसके जी। चलते जो मॉब लिंचिंग हुई थी, वो भी इसी तरह हुई थी हाँ, कि झारखंड, बिहार के कुछ भी हाँ, झारखंड के झारखंड, इलाके में बिहार, खास। महाराष्ट्र, हाँ, तेलंगाना, पूरे इंडिया में हाँ, हुआ है अभी तो इंडिया लास्ट। में हुआ था। पूरे बिल्कुल। इंडिया में हुआ है। मगर उसका भी सेम था कि सोशल मीडिया पे कुछ रूमर्स चलती है और लोग और इसमें बाद में हम लोग आएंगे कि एजुकेशन का क्या रोल है। और आप जो इनिशियली पॉइंट बता रहे थे कि जो एजुकेटेड है वो भी दे आल्सो फॉल फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, मगर उसमें एक नुआंस है और उसमें हम लोग आएंगे। तो जी। क्योंकि इसमें आप देखोगे कि ये जो बच्चा चोरी के रूप हुआ या पालघर में जो हुआ, वो यूजुअली एक रूरल या लोअर इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ज्यादा इम्पैक्ट किया। अर्बन इंडिया को, यानी जो अर्बन मिडिल क्लास, ऐसा कोई नहीं हुआ जो बच्चा चोरी का रूमर बिलीव करके स्ट्रीट पे जाके कुछ मॉब लिंचिंग हुई। वो एक लोअर इकोनॉमिक सेक्शन को ज्यादा इम्पैक्ट किया। तो ये दो जो चीज है, जो घटना हुई, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये भी एक सोशल मीडिया पे अफवाह फैली, इसलिए ये दो घटना हुई। मगर मेन स्ट्रीम मीडिया ने इंस्टेड ऑफ गोइंग एट द क्रक्स ऑफ द इशू क्या है कि एक अफवाह फैली गई और इसलिए पालघर में दो साधु मारे गए या इधर इतने श्रमिक रास्ते पे आ गए। उसके बदले दोनों चीज को उन लोगों ने कम्युनलाइज कर दिया। इसको बोल दिया कि मॉस्क है और उसको बोल दिया कि पालघर में बोल दिया कि साधु है और इसलिए कोई इसके ऊपर बोल नहीं रहा। और उसमें शायद जो एंकर की बात कर रहे हैं आप, उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट को भी अटैक कर दिया। अभी कांग्रेस को जो किया वो बात अलग छोड़ते हैं, मगर ये जो कम्युनलाइज किया है इस चीज को, जो एक हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया, जबकि कोई एक हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं था इधर। तो एटलीस्ट मैं ये तो जानता हूँ कि बांद्रा के केस में उसके लिए एफआईआर हुआ है। खैर, ये एक डिबेटेबल इशू होगा कि लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए इस चीज में, या कैसे इस चीज को हैंडल करे, वो एक बड़ा डिबेट का इशू है। लेकिन वही हुआ कि पहले तो एक अफवाह वायरल हुई सोशल मीडिया पे, उसके चलते लोग बांद्रा के केस में सड़कों पे आ गए और पालघर के केस में दो हत्या हो गई साधुओं की। और उसको बाद में अलग अलग मेन स्ट्रीम मीडिया, इंक्लूडिंग आप जिस एंकर की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज को कम्युनलाइज किया। जी। इसी तरह से प्रतीक, एक दूसरे चैनल के संपादक और एंकर पर केरल में एफआईआर दर्ज हुआ, नॉन अवेलेबल किया गया। और उसके बाद उन्होंने उस पर अपने प्राइम टाइम का कार्यक्रम किया और एक तरह से उनके समर्थन में लोग जुटे। और मैं जो फुटेज देख रहा था उसमें इस देश के जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं वो शामिल हुए, बड़ी पार्टी से जिनका ताल्लुक है, और वो खुलेआम माने सार्वजनिक तौर पर उनके पक्ष में खड़े आए। तो ये जो पैटर्न है कि आप पर एफआईआर इसलिए हुआ है क्योंकि आप पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप है, और आपके साथ जो है वो राजनीतिक क्षेत्र से, स्पोर्ट्स से, माने ग्लैमर वर्ल्ड से, सब तरह से लोग आपके समर्थन में जुट रहे हैं। तो माने ये एक पैटर्न है कि कोर्ट जो काम करेगा, कानून जो काम करेगा, उसके पैरेलल आप एक तरह से पूरा सिंपैथी जोन खड़ा बनाते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, माने लोगों के माइंडसेट कैसे इससे बदलते हैं, या उन पर किस तरह का असर आप देखते हैं? इससे पहली बात तो ये फर्स्ट थिंग ये पता चलता है कि एक सपोर्ट है, इस तरह की चीजों का एक सपोर्ट है। जैसे कि आप जिस संपादक की बात करो वो तो काफी तो ही प्रोमिनेंट है, मगर जो सोशल मीडिया पे छोटे छोटे यानी जो इन्फ्लुएंसर्स है, उनको भी सपोर्ट मिलता है। जैसे पोस्ट कार्ड न्यूज नाम का एक वेबसाइट है, और काफी बार उन्होंने फेक न्यूज डाला है। ऑल्ट न्यूज की एक स्टोरी के बाद में उनके जो संपादक है उनको जेल भी हुई थी कुछ दिनों के लिए। और तब
अलग-अलग मिनिस्टर्स ने उनके सपोर्ट में बात की थी। हम्म, तो ये तो एक सिस्टमिक सपोर्ट है ही इनके पास, कि ये जो हो रहा है वो वैक्यूम में नहीं हो रहा है। ये जो हो रहा है वो कोइंसिडेंट नहीं हो रहा है। ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से सपोर्ट है तभी ये चल रहा है। तो उसमें तो आई मीन कोई डाउट नहीं है कि अ, कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बार-बार जो इन लोग को सपोर्ट मिलता है। अभी कल ही जेपी नड्डा ने कल ही ट्वीट किया है कि अ, हुआ ये है कि बीजेपी के कुछ समर्थकों को अलग-अलग स्टेट्स में क्वेश्चन किया गया है। कहीं एफआईआर हुआ है, जैसे बिहार में भी एक एफआईआर हुआ है हम्म, ऑप इंडिया के खिलाफ, क्योंकि जी, उन्होंने गोपालगंज में एक बिल्कुल फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई कि जी, एक हिंदू बच्चे की मुस्लिम की बलि दी गई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, ताकि जी, मस्जिद को स्ट्रेंथन किया जा सके। वो जी, 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 बिल्कुल 100% फैब्रिकेटेड स्टोरी थी और उनके हम्म, खिलाफ एफआईआर हुई। मुझे लगता नहीं है कि उससे ज़्यादा कुछ होगा, लेकिन वही ये सब 1-2 घटना हुई और फिर बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट ने ये ट्वीट किया कि हम लोग सबके समर्थन में खड़े हैं। तो ये एक ऊपर से सपोर्ट है। अच्छा। प्रतीक, एक चीज इसी से जुड़ी हुई है कि इस दौरान हमने ये देखा कि पुलिस की सक्रियता काफी बढ़ी फेक न्यूज को सामने लाने में। खास तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं ट्वीट पर नजर बनाए हुए था लॉकडाउन 3 के दौरान। तो मैंने देखा कि एक के बाद एक वो फेक न्यूज को और गलत खबरों को लोगों के सामने ला रहे थे। और यहाँ तक कि वो कई ऐसे मीडिया कर्मियों को सचेत कर रहे थे, उनसे अपील कर रहे थे कि आप लोग ये फेक न्यूज फैलाने का काम कम से कम ना करें, उन्हें टैग कर रहे थे। तो ये एक माने दोनों तरह की स्थिति है। एक तो ये कि पुलिस की सक्रियता फेक न्यूज को लाने में रही, इसका एक बड़ा नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी स्वागत करेगा। लेकिन दूसरा ये भी है कि अगर पुलिस की इतनी सक्रियता बढ़ जाएगी खबरों की दुनिया में, तो उससे खबरें किस तरह से ऑल्टर होगी। ये तो शर्मनाक स्थिति है ही कि जो काम मीडिया को खुद करना चाहिए, फिल्ट्रेशन का काम, फैक्ट चेकिंग का काम, कम से कम फैलाने का काम तो नहीं करना चाहिए, वो फैला रहे थे और पुलिस उसमें थी। इसी तरह मैंने उत्तराखंड पुलिस को भी देखा, काफी सक्रिय हुए और वो फेक न्यूज के मामले में मीडिया कर्मियों से अपील करते नजर आए। तो पुलिस की इस भूमिका को किस रूप में आप देखते हैं फेक न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पुलिस कर क्यों रही है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अभी जी, मैंने आपके जो 1-2 उदाहरण देखे दिए कि पैंट से अगर करेंसी का नोट गिर गया, जीन्स के पैंट से करेंसी का नोट गिर गया और वहाँ जी, पुलिस को आके ये इश्यू सँभालना पड़ रहा है। तो पुलिस खुद देख रही है कि जब एक पैंडेमिक का दौर है, तो वो ये ऐसे इश्यूज़ को चेज़ कर रही है। तो पुलिस के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है कि पुलिस का जो टाइम है वो ये सब इश्यूज में जा रहा है। जा रहा तो है। हाँ, तो हम लोग ने इनफैक्ट बहुत पहले से देखा है कि पुलिस, हम लोग जब फ़ोन करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि देखिए ये हम लोग को हेल्प कर दीजिए कि इसमें क्या हुआ था, सच्चाई बता दीजिए। तो वो लोग हेल्प कर रहे हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुलिस का जो काम है उस पे इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए पुलिस ज़्यादा सक्रिय हो रही है। अभी क्वेश्चन है कि पुलिस जो मीडिया नहीं कर रही वो पुलिस कर रही है, वो एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, मगर प्रॉब्लम है कि अभी तक इंडिया में कोई फ्रेमवर्क बना नहीं है कि इस चीज़ को कैसे डील करेंगे। जी, एक फ्रेमवर्क बने तो इंडिविजुअल पार्टीज़ को अपना रोल पता चले कि कहाँ रोल खत्म होता है, कहाँ रोल शुरू होता है। जैसे एक पुलिस थाना का जो वो खत्म हो जाता है, दूसरा पुलिस थाना चालू हो जाता है, तो दूसरा पुलिस थाना वाला इसमें नहीं एक ज़ोन में नहीं एंटर करेगा, या तो वो एक रोल्स डिफाइन नहीं हुए हैं कि किसका क्या रोल है, सोसाइटी की मिस इन्फॉर्मेशन में गवर्नमेंट का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, लीगल जस्टिस सिस्टम का क्या रोल है। तो वो रोल्स डिफाइन नहीं हुए, क्योंकि क्योंकि इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इससे अभी एक पॉलिटिकल बेनिफिट मिल रहा है, जब तो किसी को ये रोल डिफाइन नहीं करने, बिल्कुल। तो इसलिए पुलिस सक्रिय हो रही है बेसिकली। एक बड़ी घटना का जिक्र करने के साथ एक दो सवाल और शामिल करूंगा प्रतीक, और वो ये कि देश के एक बड़े न्यूज चैनल, जो कि इस देश का सबसे पुराना और पहला प्राइवेट चैनल है, उसमें कोरोना के 28 मामले सामने आए हैं। पहले एक बताया गया और उसके बाद अब ये 28 मामले सामने हैं। 2-3 दिनों तक लगभग लगभग चुप्पी रही, 60 घंटे तक मैंने इस पर कोई अपडेट नहीं देखा। और उसके बाद चैनल की तरफ से उस संपादक ने ट्वीट किया और अपने शो में उसकी चर्चा की
और उसके बाद प्रेस रिलीज जारी हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल के भी स्टेटमेंट आया। अब मैं ये देख रहा हूँ, कल की शाम में के बुलेटिन में मैंने देखा उनके कार्यक्रम में कि जो कोरोना संक्रमित हैं, जो उनको कोरोना पॉजिटिव है, वही कैमरे के सामने, यानी अब हो सकता है उन्होंने मोबाइल वीडियो बनाकर व्हाट्सएप किया होगा, एक-एक करके वो सारे टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और वो कह रहे हैं कि हम जज़्बात हमारा कायम है और हम आप तक खबर पहुँचाने के लिए बात करेंगे। मतलब ये चीज़ इतनी नॉन सीरियस मुझे लगी है पूरा ट्रीटमेंट, कि आपको कोरोना पॉजिटिव है और आप अपने संस्थान के प्रति माने उसके साथ खड़े हैं और जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसके साथ आप खड़े नहीं हैं। तो ये पूरा पूरा माने पूरा नैरेटिव जो है वो बदल दिया गया कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा, वो पूरा इलाका सील होता है और वो उसके पूरे प्रोविजन अलग होते हैं। और देश के एक चैनल में एक साथ 28 लोग पाए गए हैं और उनकी बाइट चल रहे हैं और उनके वर्जन चल रहे हैं और उसको पूरा एक एक अलग ढंग का मीडिया नेशनलिज्म फैलाया जा रहा है कि हमें कुछ भी हो जाएगा और हम साथ होंगे। और ये बहुत खराब बात है और ये बहुत चिंता वाली बात है कि एडिटर ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये चाहते तो घर में रह सकते थे, लेकिन इनमें काम करने का जज्बा है और ये आपके लिए, ये चूंकि कोरोना वॉरियर हैं इसलिए आपके साथ काम कर रहे हैं। इस पूरे जो नैरेटिव गढ़ा गया अपने बचाव में, इसको आप किस तरह से देखते हैं प्रतीक? देखिए, बचाव तो लोग करेंगे, मगर फेलियर हुआ है वो दिख रहा है कि एक आई थिंक 16 तारीख को एक केस था और 18 तारीख को जब 23 केसेस हो गए, तो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक जो चैनल के मैनेजमेंट की तरफ से एक फेलियर है और अभी फेलियर है तो उसे छुपाना पड़ेगा। तो उसके लिए चाहे कुछ एम्प्लॉयज़ को, यंग एम्प्लॉयज़ को आप बोल सकते हो कि भैया ये कर दो, यानी यंग एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करना ज़्यादा आसान होता है। तो वही चल रहा है, मगर देखो ये लोग बचाव तो करेंगे, बट क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जब आप एक तरफ से तबलीगी जमात, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आपका पैमाना कैसे बदल जाता है, पैरामीटर कैसे शिफ्ट कर देते हैं आप? कि हाँ, आप जब उन लोगों को इतना अटैक किए थे तो आपके ऊपर क्वेश्चन तो उठने हैं। तो अभी इसमें क्या बोला जा सकता है? अभी बचाव तो करेंगे खुद का, वो तो ऑब्वियस है। और वो चैनल जान ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हो चुका है, पहले भी काफ़ी कुछ इश्यूज वो चैनल में दिखाए गए, चाहे वो जीपीएस चिप हो या जो भी हो। तो क्या ही बोल सकते हो उसके बारे में। प्रतीक, आखिरी सवाल पर मैं आऊं, जो इसका फेक न्यूज के का लिखने पढ़ने से क्या संबंध है, एजुकेटेड होने से क्या संबंध है, लेकिन इसके पहले एक सवाल मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि फेक न्यूज को फैलाने में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह का एक्सप्रेशन शामिल किया जाता है, आप लोग लगातार कंटेंट को लेकर फिल्टर करते हैं और उसमें तस्वीरें होती है, विजुअल्स होते हैं, भाषा भी कई बार होती है। तो थोड़ा हमारे श्रोताओं के लिए इस भाषा की भूमिका पर, माने क्या रोल होता है, भाषा कैसे ट्विस्ट की जाती है, जिससे कि कई बार कोई घटना होती है, उसमें सच्चाई भी होती है, लेकिन अपने असर में वो फेक न्यूज़ जैसा ही होता है। तो माने थोड़ा भाषा की भूमिका पर बात करें तो बेहतर होगा। तो इंग्लिश में एक फ्रेज होता है डॉग विस्लिंग, उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। यानी डॉग विस्लिंग को क्या कहते हैं, यानी जो इस तरह से बताना कि आप पूरी बात भी नहीं बता रहे हो। जैसे कुछ कुछ फ्रेजेस यूज होते हैं हिंदी में, जैसे हिंदी या इंग्लिश दोनों में, कि पीसफुल, कि पीसफुल कम्युनिटी ने ये किया, कि तो ये अभी जैसे ये बहुत चला, उधर एक तरफ श्रद्धालु लिख रहे हैं, है ना, हिंदी में लिख रहे हैं कि श्रद्धालु, और दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी के लिए जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो संक्रमित, माने वो भाषा माने शब्द का प्रयोग अलग अलग करते हैं एक ही कोरोना पॉजिटिव के लिए। वो स्पेसिफिकली मिस इन्फॉर्मेशन तक लिमिटेड नहीं है, वो हेट स्पीच के जोन में भी है। तो वो तो एक, क्योंकि इतना एक्सट्रीम पोलराइजेशन हुआ है सोसाइटी में, इसलिए आप ऐसी भाषा देखते हो। और उसका प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया भी कुछ नहीं कर रहा। बट अगर आप देखा जाए मेन स्ट्रैटेजी क्या है, मेन स्ट्रैटेजी ये है कि आप पुराने वीडियोस और इमेजेस लीजिए और उसको बोल दीजिए कि दे रिप्रेजेंट अ प्रेजेंट इवेंट, कि ये आज का कोई एक इवेंट रिप्रेजेंट करता है। और बोल दीजिए कि अगर उस कुछ भी हो उसको एक मुस्लिम एंगल दे दीजिए। वो एक
स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी हो गया है कि इस तरह से यहाँ आज का ही वीडियो ले लीजिए, उसको ट्विस्ट कर दीजिए, उसका थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दीजिए, उसको ट्विस्ट कर दीजिए ताकि पूरी बात सामने ना आए। तो अभी जैसे हम लोग को अभी सोशल मीडिया पे बहुत अटैक हुआ था, हम लोगों ने एक स्टोरी की थी कि दिल्ली में एक मुस्लिम समुदाय के डॉक्टर को ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अटैक किया था, कोई एक्सीडेंट हो गया था और बाद में पत्थरबाजी हुई थी, ये 2-3 दिन पहले की बात है। और वहाँ कमेंट में क्लियरली दिखा जा रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू डॉक्टर पे अटैक हुआ, वो एक कम्युनल दिखा जा रहा है। और हम लोगों ने ये स्टोरी की कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी ट्वीट में वो इनकम्प्लीट थी, उससे ऐसा लग रहा था कि एक कम्युनल नेचर है। और बाद में बहुत हम लोग को ट्रोल अटैक हुआ कि क्या आप इसका भी बचाव करेंगे, तो हम लोग बोले बचाव नहीं कर रहे, हम लोग बता रहे हैं कि लोगों को ऐसा लग रहा है क्योंकि लैंग्वेज ऐसा है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों अलग अलग कम्युनिटी के हो, और वैसा नहीं होना चाहिए। उससे बहुत हम लोग देख रहे हैं कि कितना ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सा मामला है, बट बेसिकली जो मेन इशू है वो ये है कि लोगों को जानना, लैंग्वेज जो भी हो, लोगों को जानना चाहिए कि बहुत आसान है ट्वीक करना, कि नरेटिव ट्वीक करना बहुत आसान है। और जो लोग पुराने वीडियो और पुराने इमेज डाल के अभी का बता के चला रहे हैं, वो लोग जानबूझ के चला रहे हैं, वो लोग जानते हैं ये पुराना वीडियो पुराना इमेज है, वो लोग जानबूझ के चला रहे हैं ताकि आपको बहका सके। तो वो एक सचेत रहना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से आखिरी सवाल प्रतीक, और फिर राजकमल प्रकाशन समूह की टाइमलाइन पर बहुत सारे सवाल लोगों ने छोड़े हैं, उसमें से कुछ शामिल करेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आमतौर पर ये कहा जाता है जब हम फेक न्यूज की बात करते हैं तो फिर ये क्लास डिवीजन होता है कि कम पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं, जागरूक नहीं है, जागरूकता फैलाएं। और फेक न्यूज के नाम पर मैं देख रहा हूँ तमाम चैनल और अखबारों में फैक्ट चेकिंग एक अलग सेक्शन पूरा बना दिया गया है। मेरा सवाल उनसे ये होता है कि जब आप जर्नलिज्म ठीक ठीक कर रहे होते तो अलग से ये सेगमेंट आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, मैं ये देख रहा हूँ कि फेक न्यूज के नाम पर हिंदुस्तान में, दुनिया के अलग देशों में भी वर्कशॉप हो रहे हैं, और एकेडमिक्स में ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि ये सिर्फ जागरूकता और जानकारी की कमी के कारण हो रही है चीजें, इसलिए जागरूक होना चाहिए, एक अभियान चलाना चाहिए, मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए। ये तमाम चीजें मैं देख रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ ट्विटर और फेसबुक पर कि जो 15-15 साल से 20-20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, जो वेल रेड हैं, देश के बड़े संस्थानों से पढ़कर आए हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों से पढ़ के आए हैं, जेएनयू से पढ़कर आए हैं, आईएमसी और जामिया जैसे मीडिया संस्थानों से पढ़कर आए हैं, बावजूद उस फेक न्यूज के फैलाने के काम में लगे हुए हैं और बड़ी जिम्मेदारियों के पद पर हैं, संपादक हैं, प्राइम टाइम के एंकर्स हैं। तो आप इस पर, आपकी क्या समझ है कि क्या ये सिर्फ जागरूकता फैलाने का मामला है या जागरूक नहीं होने का मामला है, या एक जो बहुत सुनियोजित ढंग से वेल प्लान्ड और एक मैं इसको बल्कि आगे बढ़ के कहूं कि ये पूरा एक बिजनेस फॉर्मेट है फेक न्यूज फैलाने का जो काम है, जो कि आईटी सेल जिसको हम कहते हैं। लेकिन आईटी सेल जब हम कहते हैं तो उसके साथ हमें ये भी जोड़ना होगा कि आईटी सेल के सिंपैथाइजर के तौर पर, उसके स्पोक्स पर्सन के तौर पर किस तरह का काम लोग कर रहे हैं, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग हैं। तो देखिए, ये बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अफवाह में पड़ जाते हैं। कुछ डेलिब्रेट होता है, कुछ डेलिब्रेट नहीं होता है। तो वो पहले वो एक डिफरेंशिएशन करना है कि पहले अभी तो एंकर्स की बात छोड़िए, वहाँ जो वो लोग जो करते हैं वो लोग काफी बार जानबूझ के करते हैं। तो उधर एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, उधर मोटिव का प्रॉब्लम है। तो वो अलग छोड़िए, मगर पहले जैसे जो चाइल्ड किडनैपिंग रूमर्स हुए, उसमें एक डेफिनेटिव पैटर्न देखा गया कि जो एक लोअर इकोनॉमिक सेक्शन के थे वो लोग बाहर आए, और स्पेशली जो रूरल एरिया के थे वो लोग बाहर आए, और वो लोगों ने ये मॉब लिंचिंग की। ये लोग क्रिमिनल्स नहीं थे, ये लोग में एक डर था कि उनका बच्चा किडनैप हो जाएगा, उसके ऑर्गन्स ट्रैफिक हो जाएंगे, एक डर था। और वो डर को बार बार एम्पलीफाई किया गया क्योंकि किसी ने उस चीज को करेक्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने आके बोला नहीं टाइम पे कि ये गलत है। तो वो डर को बार बार एम्पलीफाई किया गया जब तक कि एक चिंगारी सी आई और सब लोग बाहर आ गए और लोगों को मारने लगे। तो अभी ये इंडिया में हो रहा है। लास्ट ईयर बांग्लादेश में 8 लोगों को ऐसे मारा गया था, मगर ये जापान में नहीं हो रहा, ये कोरिया में नहीं हो रहा है। जबकि से इशू क्यों नहीं हो रहा है, तो वहाँ
डेफिनेटली एजुकेशन का इशू आता है। फॉरगेट जापान, कोरिया, जो अर्बन मिडिल क्लास इंडिया में है, वो लोग भी ये नहीं कर रहे हैं। वो जो ये नॉन पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन, ये चाइल्ड किडनैपिंग, तो इसमें ना वो जो एक पॉलिटिकल बायस है वो नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन है। और अच्छा। और उसमें जो लोग उसमें पढ़ रहे हैं, दैट इज प्योरली एन एजुकेशन इशू एंड अवेयरनेस इशू। खासकर जो कम्युनिटी बेस्ड जो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज है, वो तो बहुत पढ़े लिखे लोग और अर्बन क्लास के भी लोग उतना ही माने एक हाँ खास तरह से नफरत करते हैं हाँ, या फिर फेक न्यूज फैलाने का जो काम करते पॉलिटिकल, मैं जो कम्युनल उसको मैं पॉलिटिकल ही बोलता हूँ, क्योंकि उसका एक हैं। पॉलिटिकल मोटिव होता है। वो हिंदू हाँ। मुस्लिम हो, भले ही किसी जरूरी नहीं है किसी पॉलिटिशियन ने डाला हो, मगर इसका एक पॉलिटिकल मोटिव होता है, तो मैं उसको पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन ही मानता हूँ। तो जो ठीक है। नॉन पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि एजुकेशन का एक बड़ा रोल है। हम्म। ठीक है। और पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन में इशू थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें भी एजुकेशन का रोल है, मगर हम्म। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग की सोसाइटी अभी इतनी पोलराइज्ड है, पॉलिटिक्स पोलराइज्ड है अलोंग रिलीजियस लाइंस, और हम लोग का यू नो अलग अलग तरह से बहुत एक पोलराइज टाइम्स में रह रहे। उसमें क्या होता है कि आपके बायस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको नहीं बिलीव करना दूसरे साइड की बात। तो किसी उस भी तरह से, हाँ। किसी भी तरह से, तो हाँ। उसका वो एक अलग इशू है, वो एजुकेशन से सॉल्व नहीं हो सकता। वो वो प्रॉब्लम है कंट्री के पॉलिटिक्स का। जो कंट्री का पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स अगर सुधरेगा तो वो पोलराइजेशन कम होगा। तो लोग तो अभी पॉलिटिक्स ऐसा है, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस काफी फेल हो रहे हैं। तो आप जो मीडिया मीडिया एंकर्स की बात करें, वो लोग डाल रहे, वो लोग जानबूझ के डालते हैं, काफी बार जानबूझ के एक सवाल क्वेश्चन मार्क डाल के, प्रश्न चिन्ह डाल के डाल देते हैं कि ये हुआ था क्या, वैसे करके डाल देते हैं। तो वो एक मोटिवेटेड है, जो एक गांव में जो एक इंसान जो बच्चा चोरी का रूमर फॉरवर्ड कर रहा है, या ये फॉरवर्ड कर रहा है कि काढ़ा पी लो कोरोना वायरस मिट जाएगा, वो मोटिवेटेड नहीं है। तो ये दो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, कि जो कि एजुकेशन एटलीस्ट ये जो एक अवेयरनेस आए, जनरल अवेयरनेस आए, उससे ये जो ये जो एक जो लोअर इकोनॉमिक सेक्शन के लोग हैं, वो जो एक मिस इन्फॉर्मेशन को फॉल कर रहे हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। 40 लोग मारे गए, 3 over 3 years 40 पीपल मॉब लिंचिंग से मारे गए हैं, ये चाइल्ड किडनैपिंग रूमर्स के लिए। अभी मैंने आपको बताया ये बांद्रा में जो हुआ, पालघर में जो हुआ, इंदौर में रिसेंटली इन पे अटैक हुआ था, क्या बोलते हैं, हेल्थ वर्कर्स पे। अगेन उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया, क्योंकि वो मुस्लिम एरिया में हुआ था। मगर हम इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी की है कि वहां पहले से ये एक अफवाह फैल रही थी कि सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड एक फैल रहा था कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को क्वारंटाइन किया जा रहा है और किसी को क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। तो मिस इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा सोसाइटल इम्पैक्ट होता है, अगर इवन आप सिर्फ नॉन पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन देखो, क्योंकि लोगों में वो जागरूकता नहीं है इंडिया में कि वो समझ सके। ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि फोटोशॉप नाम का एक सॉफ्टवेयर है। जी बिल्कुल। ऐसे कई लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा कि फोटोशॉप नाम का एक सॉफ्टवेयर है। तो उनको अगर एक मॉब फोटो दिया जाए, उनको कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल नहीं है और ये फेक है? तो नंबर वन, वो जागरूकता बहुत जरूरी है। जो पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन है, वहां एजुकेशन का लाभ होगा, मगर चूंकि सोसाइटी इतना पोलराइज्ड है, तो उसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। वहां भी लोग सोशल लगेंगे, वो एक रैशनैलिटी, क्रिटिकलिटी आनी चाहिए लोगों में, कि वो लोग ठीक है, मानो 10 ना फॉरवर्ड करके 6 फॉरवर्ड करेंगे, मगर उससे भी एक इम्पैक्ट होगा। तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो सिर्फ एक लैक ऑफ एजुकेशन का इशू नहीं है, वो एक जो इंडिया में करंट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, उसका भी एक रोल है, जिससे लोग जानबूझ के स्प्रेड करते हैं, क्योंकि एक नफरत है लोगों में, एक नफरत भर गई है लोगों में। बहुत शुक्रिया प्रतीक। अब हमारे पास कुछ सवाल हैं और मैं चाहूँगा अगर आप उसमें से उन सवालों को मैं शामिल करता हूँ, आप जितनी चीज़ों का जवाब दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे हमारे श्रोता, हमारे पढ़ने वाले, राजकमल को पढ़ने वाले, राजकमल के पेज पे जाने वाले लोग हैं, तो उनकी तरफ से सवाल ये है। और
ये चाहूंगा कि आप उनमें से सचिन हैं, सचिन सिंह, वो आपके लिए सवाल रखते हैं कि ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा जी से सवाल है कि जब फेक न्यूज ही मेन न्यूज बन जाए तब गांव-गांव देहात में बैठा पाठक या श्रोता जिसके पास टीवी हिंदी अखबार तो है, नेट नहीं, इन दोनों न्यूज के बीच कैसे अंतर करे? तो अंतर उनके लिए ये सवाल, ये एक सिस्टमिक इशू है। ये जब तक कि कोई ऐसी जब तक कि गवर्नमेंट और सब इंस्टीट्यूशंस मिलके इसका हल नहीं ढूंढते, तब तक इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि जब तक वो जो जिसको इंटरनेट एक्सेस नहीं, अगर इंटरनेट एक्सेस हो तो भी वो जानते नहीं है कि गूगल सर्च करके कैसे ढूंढे, फैक्ट चेकिंग के बारे में नहीं पता है। उन लोग तक सही बात पहुंचाना अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो तभी हो सकता है, और ये फैक्ट चेकिंग से इशू नहीं सॉल्व होने वाला, ये एक जर्नलिस्टिक एंड रेल में इशू नहीं सॉल्व होने वाला, ये एक एजुकेशनल रेल में ही इसका इम्पैक्ट हो सकता है। जर्नलिज्म खाली इतने लोगों तक पहुंच सकती है, एजुकेशन ही है जो एक मास बेस है जिसका, और तो ये सब का इशू एजुकेशनल रेल में है, जर्नलिस्टिक रेल में नहीं है। निधि यादव सवाल करती हैं कि मीडिया पर देश की अच्छी खासी आबादी भरोसा करती है, और ऐसे में इन फेक न्यूज के द्वारा मीडिया जो अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने में जुटी है और खुद को सबसे अच्छा न्यूज चैनल बताती है, क्या कभी इन पर भरोसा किया जा सकता है जो जहर आम जनता में मीडिया घोल रही है? क्या कभी उनका प्रभाव खत्म होगा? क्या एक सही पत्रकार का कर्तव्य वो जानते हैं? क्या वे फेक न्यूज फैलाना ही पत्रकारिता का आधार मानते हैं? क्या भविष्य में कभी फेक न्यूज का ये कारोबार बंद होगा? मेरे ख्याल से असल सवाल ये है इनका। देखिए, मीडिया को एक मोनोलिथिक रूप से नहीं देखना चाहिए। कहीं भी किसी भी, जैसे पुलिस में भी अलग-अलग पहलू है, आर्मी भी अलग, किसी भी चीज़ को मैं नहीं मानता कि एक मोनोलिथिक रूप से देखना चाहिए। मीडिया में ऐसे अभी कोरोना के टाइम में ही ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, न्यूज़ लेके आए हैं। मीडिया का इश्यू है, मेन इश्यू है उसके बिज़नेस मॉडल का, कि उन लोग का बिज़नेस मॉडल इतना एडवर्टाइज़र डिपेंडेंट है, और एडवर्टाइजर्स गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, तो मेन इशू है उसका। तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता हूं कि पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेशली लेकिन उसके साथ ये जानना भी चाहिए कि ये समझ भी होनी चाहिए कि किसका क्या बायस है, किसका क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कि अगर एक न्यूज़ चैनल रिलायंस के बारे में नहीं बात करता, इसलिए नहीं बात करता क्योंकि रिलायंस उसे ओन करता है, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी जानना ज़रूरी है। और ये तभी खत्म होगा, मीडिया का जो हम लोग करंट फेज देख रहे हैं वो तभी चेंज होगा जब वो सिर्फ उन लोगों का जब बिजनेस मॉडल चेंज होगा, कि जब तक वो एक बिग एडवर्टाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, तब तक ये मॉडल चलते रहेगा। यानी सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल से ये थोड़ा ठीक होगा। हाँ, सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल। और भी नए, तो और एक प्रॉब्लम है कि मीडिया के लोग ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पे नहीं है। मैं 15 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ। सॉफ्टवेयर में से काफ़ी लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं। मीडिया के लोग इतने एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जाते। आप जाएंगे तो आप सोचेंगे, जैसे अभी गार्जियन बोल के जो यूके का न्यूज़पेपर है, वो पूरा सब्सक्रिप्शन, वो लोग डोनेशन बेस्ड हो गया कि आप डोनेट कीजिए। तो हम लोगों ने जो डोनेशन, ऑल्ट न्यूज़ का डोनेशन मॉडल लिया है वो गार्जियन से ही लिया है हम लोगों ने लगभग। तो ये एक ज़रूरी है कि नए-नए बिजनेस मॉडल्स लोग ढूंढे, और सिर्फ एक बिग एडवर्टाइजर के ऊपर डिपेंड ना करें। अभिषेक श्रीवास्तव का सवाल है कि प्रतीक की वेबसाइट ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेक के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आधिकारिक सूची में शामिल है, मतलब भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है। इन्हीं के गुजरात में एक पत्रकार धवल पटेल को मुख्यमंत्री बनने की संभावना से संबंधित खबर चलाने के लिए फेक न्यूज के आरोप में राजद्रोही बनाया गया। सरकार की परिभाषा फेक न्यूज की अगर यह है तो प्रतीक सिन्हा सरकार के कौन से फेक न्यूज का फैक्ट चेक करेंगे? पत्रकार को भीतर डलवाने वाला या फिर उन पर राजद्रोह के विरोध वाला? ये सवाल। पहली बात तो ये है कि वो जो उन्होंने शायद इनिशियल खबर पढ़ी होगी कि हम लोग को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक डॉक्यूमेंट में हम लोग को इंक्लूड किया था कि इस डॉक्यूमेंट को आप देखें जब भी फेक न्यूज़ आए। मगर उसके बाद में ये हुआ कि इतना आउटरेज हुआ स्पेशली राइट विंग से,
कि पुलिस ने वो डॉक्यूमेंट ही डिलीट कर दिया। तो अभी वो डॉक्यूमेंट नहीं रहा है जी। क्योंकि डॉक्यूमेंट इसलिए डिलीट किया क्योंकि जो और डॉक्यूमेंट डिलीट करने का मतलब ये है कि किसी एक पॉलिटिशियन से गया है ये आदेश कि ये डॉक्यूमेंट डिलीट होना चाहिए, और ये इसी कारण हुआ क्योंकि ऑल्ट न्यूज़ का नाम था उसमें। तो ये एक डाइकोटोमी है कि पुलिस, और ये पहली बार नहीं हुआ, अभी पिछले महीने या उसके 2 महीने पहले अयोध्या पुलिस में से एक इंस्पेक्टर ने, एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने एक वीडियो बनाया था जहां उन्होंने बोला कि जब ये फेक न्यूज़ आए तब यूपी वायरल चेक देखिए, पीआईबी फैक्ट चेक देखिए और ऑल्ट न्यूज़ देखिए। उन्होंने भी वीडियो डिलीट करना पड़ा। ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी को वीडियो डिलीट करना पड़ा है, किसी को डॉक्यूमेंट डिलीट करना पड़ा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग एक कंसिस्टेंट, हम लोग ये नहीं देख रहे कि ये कि जो फेक न्यूज़ है वो किस तरह से है, जिसकी तरफ से भी हो। वही जैसे कल रणदीप सुरजेवाला ने एक नेपाल का फोटो डाला, वो भी किया। उसके पहले संबित पात्रा ने कुछ डाला, वो भी किया। तो कहाँ से आ रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है। और तो ये चाहे गवर्नमेंट से आए, नॉन गवर्नमेंट से आए, हम लोग हर जगह हम लोग लिमिटेड रखते हैं। अभी जैसे धवल पटेल का जो हुआ, हम लोग उस पर कमेंट्री नहीं करते क्योंकि हम लोगों ने एक नीश पकड़ लिया कि हम लोग सिर्फ फेक न्यूज़ के बारे में ही लिखेंगे, तो वही करेंगे। हम लोग जनरल रिपोर्टाज नहीं करेंगे। बट वही है कि गवर्नमेंट को हम लोग पसंद नहीं है और नहीं रहेंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। और क्योंकि हम लोग हर साइड को कॉल आउट करते हैं। 2-3 सवाल और ले लें प्रतीक, जिसका जवाब आप संक्षेप में भी दें, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी बात आ जाए। सतीश वर्मा सवाल करते हैं कि मेरा एक सीधा सवाल है कि जिस तरह फेक न्यूज का प्रसार और विस्तार जंगल की आग की तरह गांव-गांव और मोहल्ले तक है, ठीक उसी तरह फेक न्यूज में काट में खड़ा ऑल्ट न्यूज का सच जंगल की तरह क्यों नहीं गांव-गांव तक पहुंच रहा है? ये तो रिसोर्सेज और रिच का मामला है, मेरे ख्याल से रेवेन्यू का मामला है। नहीं, सिर्फ रिसोर्स रेवेन्यू का मामला नहीं है। मैं ये बार-बार बोलता हूँ कि हम लोग पहले जब शुरू किए थे, मैं अभी बोला था कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। पहले 2017 फेब 2017 में ऑल्ट न्यूज़ शुरू किया था हम लोग ने। तब हम लोग सोचते थे कि हम लोग आर्टिकल लिखेंगे और फेक न्यूज़ बंद हो जाएगी। वो कभी नहीं हुआ। वो हम लोग एक नाइव थे कि हम लोगों ने ये सोचा कि ये होगा। नहीं, ये ऐसे नहीं होता है। ये एक सोसाइटल, एक बहुत बड़ा इशू है जो सिर्फ एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट या 10 फैक्ट चेकिंग वेबसाइट नहीं सॉल्व कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसको अलग-अलग लेवल्स पे सॉल्व करना है। पूरा एक फ्रेमवर्क कंट्री को तैयार करना होगा, चाहे वो एजुकेशनल फ्रेमवर्क हो, लीगल फ्रेमवर्क हो। एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, तभी हम लोग सोच सकते हैं कि इस इशू को टैकल कर सके। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है कि फैक्ट चेक हर कोने में मीडिया की तरह करते, वो संभव नहीं। हाँ, बिल्कुल। प्रतीक, एक सवाल स्वपन बर्मन का है। माय क्वेश्चन इज देयर एनी मैकेनिज्म टू पेनलाइज द फेक न्यूज, फिक्शन न्यूज फैक्ट्रीज? थिंक व्हेन द साहिब वांट्स यूज्ड टू बी आत्मनिर्भर टाइप, वी शुड stop using all types of foreign social media platforms as there are the biggest culprits, more destructive than progressive. इन्हीं के साथ एक सवाल मैं जोड़ दूं जिससे सुविधा हो कि मुकेश के हैं, वो सवाल करते हैं कि क्या फेक न्यूज के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता? ये दोनों सवाल मतलब कानून से जुड़े हुए हैं, कानूनी प्रावधान से भी जुड़े। देखिए, मेरी ये समझ है कि मैं ये एग्जांपल देता हूँ लोगों को कि मानो गांव से कोई इंसान आया है जिसको पता नहीं है कि लाल बत्ती पे रुकना है। तो आप उसको पहले फाइन करोगे कि आप लाल बत्ती पे नहीं रुके, या उसको आप सिखाओगे कि लाल बत्ती पे रुकना है? तो मेरा मानना ये है कि लीगल फ्रेमवर्क के पहले एजुकेशनल फ्रेमवर्क आना चाहिए। आप किसी को एजुकेट करो, तब आप उसको पेनलाइज कर सकते हो। पेनल्टी होनी नहीं तो वो इम्पोज्ड भी हो सकता है, माने उसके गिरफ्त में, उस कानून की गिरफ्त में बेजा इस्तेमाल भी लोगों का, माने इस कानून का हो सकता है। जी, पहला मेरी ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई भी फ्रेमवर्क लाए, पहले एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क उसके बाद में ही होना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप कानून लाओगे तो आप किसको पकड़ोगे? आप जब एक फेक न्यूज वायरल होती है तो लाखों लोग शेयर करते हैं।
को दिखाना होगा कि देखो हम लोगों ने ये 4 लोगों को पकड़ लिया है। वो 4 लोग कभी वो नहीं होंगे जिन लोगों ने शुरू किया है। तो वो और एक इशू है। तीसरा इशू ये है कि आप कभी भी अगर आप एक ऐसा कानून लाओगे तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो उस कानून को ऑपोजिशन और एक्टिविस्ट के खिलाफ यूज करेगी सब समय, क्योंकि वो लोग खुद के जो सपोर्टर्स है उन लोग के खिलाफ कम यूज करेगी। एक डिस्प्रपोर्शनेट यूज होगा जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और ऑपोजिशन के खिलाफ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे कश्मीर में जब जो 370 हटाया गया था, तो एक टाउन है सौरा बोल के, वहां कुछ 10,000 लोग रोड पे आ गए थे और उसका वीडियो बीबीसी और अल जजीरा ने डाला था, ठीक है। तो उसको होम मिनिस्टर ने पहले बोल दिया कि फेक न्यूज है, ठीक है, जबकि वीडियो दिख रहा है, उसको बोल दिया कि ये फेक न्यूज है। बाद में वो स्टेप बैक किए और बोला कि नहीं ये हुआ था मगर इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ था जैसा मीडिया में दिखाया गया है। अभी मानो इसमें एक अगर लॉ हो जिसमें आप किसी को भी बोलो कि फेक न्यूज के लिए अरेस्ट कर सकते हैं, फेक न्यूज के लिए पिनलाइज कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट विल यूज इट अगेंस्ट जो भी उन लोग को क्वेश्चन करता है, क्योंकि एंड में डिसाइड कौन करता है कि सब्जेक्टिवली, ये ऑब्जेक्टिव इशू नहीं है ना, सब्जेक्टिव इशू बन जाता है कि डिसाइड कौन करता है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो पहले गवर्नमेंट उसको थप्पड़ मार देगी कि ये झूठ है। अभी जज कब लीगल केस होगा, कब जज उसको रिवर्स करे ना करे, लेकिन ये बहुत एक सेंसिटिव इशू में हम लोग घुस रहे हैं कि अगर एक ऐसा एक लॉ लाए जिससे पेनलाइज हो सके। मगर इसकी चर्चा होनी चाहिए। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं और मेरे हिसाब से अगेन मैं बोलता हूं कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसको जो एजुकेशनिस्ट आए साथ में, लीगल एक्सपर्ट्स आए साथ में, गवर्नेंस के एक्सपर्ट्स आए, जर्नलिस्ट आए, सब लोग साथ में आकर चर्चा करें कि इस इशू को कैसे टैकल किया जा सकता है। ये किसी एक वेबसाइट, एक इंसान के से नहीं टैकल होने वाला। ये एक बहुत बड़ा इशू है, सोसाइटल, कल्चरल, एक और अलग गवर्नेंस से भी जुड़ा हुआ इशू है, जो पोलराइज्ड एक पॉलिटिक्स चल रही है उससे भी बड़ा जुड़ा हुआ इशू है। तो इसको इतना इजीली टैकल नहीं किया जा सकता है। प्रतीक, और भी सवाल हैं और मैं अपने जिन श्रोताओं और पाठकों राजकमल के पेज पर सवाल किए हैं, मैं उनसे क्षमा मांगते हुए कहूँगा कि जब ये पूरी बातचीत अपलोड होगी तो आपके जो सवाल वो और स्पष्ट तरीके से आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया प्रतीक कि आपने इतना वक्त दिया हमारे श्रोताओं को, राजकमल प्रकाशन समूह के पाठकों को। और मैं ये आपसे अपील तो कर ही सकता हूं कि जब हमारी बातचीत ये पब्लिक डोमेन में आएगी, ट्विटर, फेसबुक और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो आप उस पर एक नज़र जरूर डालेंगे और कुछ सवाल जो यहाँ मैं शामिल नहीं कर पाया हूँ और दोबारा से वो सवाल अगर आते हैं तो आपके पास समय होने की स्थिति में उसे रिस्पॉन्ड करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।